हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। प्रीलिम्स पीवाई की सीरीज़ में आज अपन मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम 2016 से लेकर 2019 तक के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग पीवाईक्यू 2020 से लेकर 2023 तक के वो पार्ट 2 में कंप्लीट होंगे। पॉलिटी के जितने भी 8 साल के पीवाईक्यू थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है उसको आज ही जाके देखिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए। ओके नाउ आज अपन मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन 2016 का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो 49th क्वेश्चन पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से। एंड सेकंड थिंग, पेन पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि आज मैं काफ़ी चीज़ें डिटेक्ट कराऊंगा, उनको नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। द स्वदेशी एंड बाइकआउट वर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ऑप्शन ए एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी होम रूल मूवमेंट, ऑप्शन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन डी विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया। सबसे पहले ये देखिएगा कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ भाई, 1905 में। इस टाइम वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। ये नोट डाउन करिएगा, ठीक है। वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 एंड देन इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशिएट द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। कहाँ पे, बंगाल में। अब ये चीज़ नोट डाउन करिएगा जो मैं लिखवा रहा हूँ। स्वदेशी मूवमेंट लीड टू द बाइकआउट मूवमेंट इन द कंट्री। स्वदेशी मूवमेंट लीड टू द बाइकआउट मूवमेंट इन द कंट्री। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या हुआ, एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। एक चीज़ और नोट डाउन करिए। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, द की पीपल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। द की पीपल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, ये तीन नाम याद रखिएगा, जिसे लाल बाल पाल कहते हैं आप। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, द की पीपल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। जो होम रूल मूवमेंट जो इन्होंने सेकंड ऑप्शन डाला है, बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था आपका 1916 में। ये तिलक जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, बेलगाम से। उसके बाद 1916 में ही इन्होंने अप्रैल में स्टार्ट किया, और 1916 में ही एनी बसंत ने सितंबर में इन्होंने मद्रास से स्टार्ट करा। मद्रास में एक जगह अदियर, वहाँ से, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, है ये स्टैटिक का पॉइंट ही, लेकिन आपको एक फिल्टर कंटेंट मिल जाएगा। एक जगह ही आपकी चीज़ें नोट्स प्रिपेयर होते जाएंगे, और जो कि आपको यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। उस दिन ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि अगर उन वीडियो में जो चीज़ नोट डाउन करवाई थी अगर वो कर लेते तो आज ये आंसर जो होता राइट होता, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट आपको समझ में आया, कौन ने इनिशिएट करा था, तिलक जी ने किया था, बाद में एनी बसंत जी ने किया था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पहले किसने किया था, तिलक ने किया था कि एनी बसंत ने किया था। इसका जो आंसर होता है वो होता है तिलक जी ने, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको पता ही है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 1922 तक बाय गांधी जी, ठीक है। साइमन कमीशन कब आया भाई, 1927। ये क्वेश्चन आंसर आप बताइएगा, साइमन कमीशन को क्यों विजिट करा इंडिया में, रीज़न क्या था। स्टैटिक का पॉइंट है, बेसिक का पॉइंट है, स्पेक्ट्रम पड़ी होगी, सब कुछ दिया हुआ है, इजीली कर लोगे। आंसर है इसका ए, द स्वदेशी एंड बाइकआउट वर अडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। उस टाइम वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन ऑफ अवर यूपीएससी सीएससी 2016 पेपर। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन ए अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल इन बिहार, ऑप्शन बी अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, ऑप्शन सी एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ऑप्शन डी अ पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। बताइए, सत्यशोधक समाज। और जितने भी मूवमेंट्स हैं ना, चाहे वो ट्राइबल मूवमेंट हो, चाहे वो पीजेंट मूवमेंट हो, सारे इंपॉर्टेंट है। और ये बैक साइड में स्पेक्ट्रम में अच्छे खासे से दिए हुए, इनको रट के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। सत्यशोधक समाज की बात करूँ, बेसिकली सेटअप बाय ज्योतिराव फुले, ठीक है। ये फाउंड हुई थी, पुणे में हुई थी। कब हुआ था, 1873 में, ठीक है। किसने करा था भाई, सत्यशोधक समाज बेसिकली फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले, पुणे में, लिख लीजिएगा, पुणे महाराष्ट्र में। और कब हुआ ये, 1873 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, सॉरी, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, सॉरी, एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ऑप्शन आंसर है इसका सी। सत्यशोधक समाज बेसिक फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले इन पुणे इन 1873, ठीक है। नाउ 64 क्वेश्चन, अ मॉन्टेग्यू चैम्फॉर्म प्रपोजल वर रिलेटेड टू 1909 रिफॉर्म, 1919 रिफॉर्म। दोनों इंपॉर्टेंट है, आज ही जाके पढ़िएगा अगर नहीं पढ़ा हो तो। मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म और मॉन्टेग्यू चैम्फॉर्म रिफॉर्म, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन पूछा गया, और इन्हीं दो रिफॉर्म से आगे देखिएगा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी सीएससी में। बताइए इसका आंसर। मॉन्टेग्यू चैम्फॉर्म रिफॉर्म बेसिकली 1919। दिस रिफॉर्म अनाउंस द प्रोग्रेसिव ट्रांसफर
प्रोग्रेसिव ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। बताइए इसका आंसर। अ मॉन्टेग्यू चैम्फर्म रिफॉर्म प्रपोजल वर रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, रिफॉर्म इन अ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 याद आया कुछ? क्या आएगा इसका आंसर? कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चैम्फर्म प्रपोजल वर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट, कोलकाता यूनिटेरियन कमिटी। सेकंड, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। थर्ड, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशवचंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव। केशवानंद सेन जो थे, केसी सेन जो थे, वो किससे एसोसिएट थे ये बताना इन तीनों में से। बताइए। आंसर है इसका बी, केशवचंद्र सेन एसोसिएटेड विद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन एंड टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। कोलकाता यूनिटेरियन कमिटी बेसिकली established बाय राजा राम मोहन रॉय, नॉट केशवचंद्र सेन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। कोलकाता यूनिटेरियन कमिटी established बाय राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है बी, केशवचंद्र सेन एसोसिएटेड विद टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907। सूरत स्प्लिट पूछा है, सूरत सेशन, ये नोट डाउन करते हुए चलिएगा जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सूरत सेशन कब हुआ था भाई? 1907 में। प्रेसिडेंट कौन थे? लिखिए लिखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट है राज बिहारी बोस सूरत सेशन में। और उसी टाइम पे क्या हुआ था? आईएनसी में स्प्लिट हुआ था। और स्प्लिट किसके बीच में हुआ था? बेसिकली टू ग्रुप्स थे, आपको पता ही होगा। एक्सट्रीमिस्ट थे, एक मॉडरेट थे। इनको बेसिकली ये दो ग्रुप डिवाइड ही आइडियोलॉजी बेसिस पे हुए थे। ठीक है ना। अब एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं? ये आइडियोलॉजी क्या थी? मॉडरेट की आइडियोलॉजी क्या थी? ठीक है, किस पे बिलीव करते थे, किस पे नहीं करते थे, ये प्योर स्टैटिक का पॉइंट है। वो चीज़ अगर डिस्कस करने बैठ गए तो इन्हीं पे कम से कम 1 घंटे की वीडियो चली जाएगी। सीरीज़ है PYQ की। ठीक है, ये रिवीजन सीरीज़ नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट को डाउट था कि मैं यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ सब्जेक्ट का, नहीं, ये PYQ बेस्ड सीरीज़ है। PYQ डिस्कस हो रहे, जितना क्वेश्चन में पूछा है उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे के सारे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, वो सारे के सारे बता रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस क्वेश्चन की अराउंड में वो सारे के सारे अपन डिस्कस करेंगे। अगर पर्टिकुलर टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करने बैठ गए, वो मेरा एम भी नहीं है। अपना एम है PYQs को सॉल्व करना है जो भी अपने 8 साल में पूछे गए हैं UPSC CSC में। ठीक है, राज बिहारी बोस वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1907। अब सुनिएगा, जो मैंने दो ग्रुप बनाए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। ठीक है, टू मेन ऑब्जेक्टिव प्लेस बाय द एक्सट्रीमिस्ट इन 1907। सूरत सेशन में 2 ऑब्जेक्टिव एक्सट्रीमिस्ट ने रखे। पहले ये बोला कि भाई लाला लाजपत राय मेड अ प्रेसिडेंट ऑफ INC। सेकेंड इन्होंने बोला डिमांड फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ स्वराज। और ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव से मॉडरेट्स ने ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्या एक्सेप्ट नहीं करे। इन्होंने कहा कि भाई लाला लाजपत राय जो हैं वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, राज बिहारी बोस जो हैं वो प्रेसिडेंट बनेंगे, राज बिहारी घोष। और फाइनली वही बने। मॉडरेट चाहते थे कि भाई राज बिहारी घोष प्रेसिडेंट बने, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि भाई लाला लाजपत राय बने। पहली ऑब्जेक्टिव इनका ये था। और दूसरा ये था पूर्ण स्वराज की इन्होंने डिमांड करी, रिजोल्यूशन फॉर द स्वराज। दोनों ही एक्सेप्ट नहीं करे, किसने? मॉडरेट्स ने। तो यही इनका क्या था, एक रीज़न था इनके स्प्लिट में बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। आंसर बताइए इसका। ऑप्शन ए, इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनलिज्म इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो। एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। अरविंद मुस्लिम लीग, ये तो वैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। डी ऑप्शन है अरविंदो घोष इनेबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द INC। बताइए, अरविंदो घोष जी का तो नाम ही नहीं था कहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नाम राज बिहारी घोष एंड लाला लाजपत राय। राज बिहारी मॉडरेट चाहते थे कि भाई राज बिहारी घोष बने और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि भाई लाला लाजपत राय बने। आंसर बताइए इसका। 92 का बी। ठीक है, थोड़ा रुकोगे, थोड़ा समझोगे, टॉपिक को पढ़ा होगा, इजीली कर लोगे। मेन रीज़न क्या था स्प्लिट होने का? एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ
93 क्वेश्चन, द प्लान ऑफ सर स्टॉफर्ड क्रिप्स envisaged that after the second world war, ऑप्शन ए इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंट। भाई क्रिप्स प्लान आया ये पता ही होगा सबको, और कब आया था ये मुझे ईयर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। ऑप्शन ए इंडियन शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी इंडिया शुड बी अ पार्टीशन इनटू द टू बिफोर द ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल ज्वाइन अ कॉमनवेल्थ, ऑप्शन डी इंडिया शुड बी गिव अ डोमिनियन स्टेटस। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से सोचिए समझिए, देखने में हार्ड लग रहा होगा, बताइए। क्रिप्स मिशन बेसिकली मैं ही बता देता हूँ, आप तो कमेंट में डालते नहीं हो आंसर। 1942 में आया था इंडिया में। टू गेट रीज़न क्या था इसको, बेसिक क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्लान और क्रिप्स मिशन 1942 में इंडिया में आने के पीछे यही रीज़न था, टू गेट द सपोर्ट ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड वार सेकंड। ठीक है, ये सीधा स्पेक्ट्रम में सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ा थ्योरी जाके पढ़िएगा, ठीक है। मैंने आपसे बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स के पीवाई की सॉल्व करने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन वहाँ से मीन्स नहीं निकलेगा, ये भी मैं लाइन याद रखना, जिसका भी प्रीलिम्स इन फ्यूचर निकलता है तो, ठीक है। लेकिन स्पेक्ट्रम के लिए पूरी रट लो, पूरी याद कर लो, प्रीलिम्स के लिए। नाउ क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, रीज़न मैंने बताया, टू गेट द सपोर्ट ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड वार सेकेंड। अब बताइएगा, कुछ प्रपोजल थे इसमें, क्रिप्स मिशन जब आया तो कुछ प्रपोजल थे, वो प्रपोजल आज ही जाके देखिएगा अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आपसे, ठीक है, क्योंकि वो 8-10 प्रपोजल थे और इंपॉर्टेंट प्रपोजल है और इंपॉर्टेंट मिशन है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आज ही देखिएगा अगर आपका ये क्वेश्चन गलत होता है तो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस सीरीज से आपको ये भी पता चलता चलेगा कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग है, किस पे मुझे ज़्यादा टाइम देना है, किस पे कम देना है, ठीक। नाउ इसका आंसर है बेसिकली डी, इंडिया शुड बी गिव अ डोमिनियन स्टेटस। इंडिया शुड बी गिव अ डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये क्रिप्स मिशन का प्लान में का प्रोविजन में लिखा हुआ था। और गांधी जी ने ये क्रिप्स मिशन को बोला था, अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक, अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक। ये सीधी सीधी स्टेटमेंट लिख के पूछ लेता है काफ़ी बार यूपीएससी, चाहे वो पॉलिटी से भी, नोबल फ्यूचर कौन सा है जी, पॉलिटी के नोबल फ्यूचर किसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके से ये स्टेटमेंट डल जाती है, अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक। किसने बोला था, गांधी जी ने बोला था। किसको बोला था, ये जो क्रिप्स मिशन को, ठीक है। क्रिप्स मिशन ने ये कहा था भाई कि आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड। ओके, कब आया था, 1942 में। आंसर क्या है, इंडिया शुड गिव अ डोमिनियन स्टेटस, जो मैंने आपको बताया। और जितने भी प्रोविजन है, जिस भी स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हुआ है, आज ही जाके देखें, आज ही, ठीक। नाउ 2016 में कम ही क्वेश्चन पूछे थे और मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से 2018 में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ 2017 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बताइए, ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा जब अपन 2020 से लेकर 2023 तक के पीवाई की सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ बताइए भाई, रैयतवाड़ी सेटलमेंट से कौन एसोसिएटेड था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। नोट डाउन करिए, रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1820। ये नोट डाउन प्लीज़ करते जाइए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे, एक जगह आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम बेसिकली 1820 में इंट्रोड्यूस हुआ। पहले ये जो इंट्रोड्यूस हुआ वो तमिलनाडु में हुआ, बाद में इसको एक्सटेंड करा, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, ईस्टर्न पंजाब हो गया, कुर्ग हो गया और असम हो गया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, किस स्टेट्स में। नोट डाउन करिए, पहले इसको तमिलनाडु में करा, बाद में इसको एक्सटेंड करा महाराष्ट्र, बिहार, ईस्टर्न पंजाब, कुर्ग एंड असम, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम में बेसिकली था क्या कि ऑनरशिप राइट वर हैंडेड ओवर टू द पीजेंट्स, ठीक है। देयर इज़ अ नो इंटरमीडिएटरी बिटवीन द पीजेंट एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, इंडिविजुअल कल्टिवेटर या फिर पीजेंट। मेन पर्पस क्या था इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का यही पर्पस था कि टू कलेक्ट द टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट। रैयतवाड़ी सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट टू कलेक्ट द टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट और इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स, ठीक है। तो ये रैयतवाड़ी सिस्टम से एसोसिएटेड कौन कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। बताइए, बहुत बेसिक का क्वेश्चन है, बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, पॉलिटी में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन गलत कर रहे हो, रेस से बाहर हो। बताइए, इसका आंसर है सी, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, ठीक है। 13 का सी। 15 क्वेश्चन, अ ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, जितने भी एक्ट्स हैं
ठीक है, चाहे वो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट हो, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट हो, चार्टर एक्ट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट हो, ठीक है, जितने भी रिजोल्यूशन है वो सारे के सारे देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखिएगा एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट इन ऑफ 1920 प्रोवाइडेड फॉर ऑप्शन ए अ पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ऑप्शन बी आर्बिट्ररी power to the management to equal arbitrary power of the management to equal industry dispute, intervention of by the British court in the event of the trade dispute, D a system of tribunals and a ban on strike। बताइए। ट्रेड एक्ट 1929 का बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव जो था ये था कि टू ले डाउन द प्रोसीजर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड बोर्ड ऑफ कंसलेशन। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, एक लाइन में आपको हरदम याद रहेगा। जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 का जो मेन पर्पस जो था वो यही था, टू इस्टेब्लिश द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड बोर्ड ऑफ कंसलेशन, एंड द एक्ट प्रोहिबिट द स्ट्राइक और लॉकआउट विदाउट द नोटिस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। बताइए। अ ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइडेड अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक। आंसर इज डी। ये जब ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आप पढ़ोगे तो उसी के ही प्रोविज़न में एक ये भी है कि सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक। मेन जो पर्पस था इस एक्ट को लाने का वो यही था, टू एस्टैब्लिश द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड बोर्ड ऑफ कंसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फैक्ट्री एक्ट। कहा था ना आ गया क्वेश्चन फैक्ट्री एक्ट से। इससे ऊपर का जस्ट क्वेश्चन 2016 में 15वां क्वेश्चन ट्रेड एक्ट से पूछा, 24वां क्वेश्चन इन्होंने फैक्ट्री एक्ट से पूछ लिया। इसलिए इन एक्ट्स को जरूर पढ़ के जाइए, जरूर देख के जाइए। ऑप्शन फर्स्ट, अ फैक्ट्री एक्ट 1881 was passed with the view to fix the wages of industry worker and to allow the worker to form a trade union. Option second, N.M. Lokhande was a pioneer in organize the labor movement in British India. इन पर्सनैलिटी का नाम तो हरदम याद रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। N.M. लोखंडे। बताइए इसका आंसर 24th का सॉल्व करने की कोशिश करिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 was passed with the view to fix the wages of the industry worker and to allow the worker to form a trade union। देखिए ये नोट डाउन करिए, जब ये फैक्ट्री एक्ट आए थे 1881 में, उस टाइम वाइसरॉय कौन था, प्लीज़ नोट डाउन करिए, लॉर्ड रिपन। इंपॉर्टेंट वाइसरॉय हैं ये, इनके टाइम पे काफ़ी सारे इनिशिएटिव हुए थे, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब ये जब फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था तो ये फैक्ट्री एक्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रोविज़न थे। उसमें से एक प्रोविज़न इंपॉर्टेंट जो है वो मैं लिखवा रहा हूँ, उनको नोट डाउन करिए कि जितने भी 7 साल से नीचे के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको प्रोहिबिटेड करा वर्क करने के लिए। जितने भी 12 ईयर से जितने के बिलो द 12 ईयर चिल्ड्रन, द नंबर ऑफ वर्किंग आवर फिक्स करे गए उनके लिए। ठीक है, 7 साल से जितने के भी चिल्ड्रन हैं उनको प्रोहिबिट करा कि आप भी फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करेंगे। 12 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए वर्किंग आवर फिक्स करे गए। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए यहाँ पे, 1 आवर रेस्ट ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड। ठीक है, मान लीजिए आप 6 से 6 काम करते हो तो आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। ये फैक्ट्री एक्ट 1881 में बोला गया। ठीक है, एक और चीज़ लिखिए यहाँ पे, N.M. लोखंडे was the pioneer in organizing the labor movement in British India, but N.M. लोखंडे work for the working condition of textile mill। प्लीज़ इनको नोट डाउन करिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि N.M. लोखंडे वर्क फॉर द वर्किंग कंडीशन ऑफ द टेक्सटाइल मिल एंड फॉर द कास्ट एंड कम्युनल इश्यूज़। N.M. लोखंडे के वर्क पूछ लेते हैं काफ़ी बार कि उन्होंने कहाँ किस किस जगह काम किया है, किस किस फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का किस वर्क में कंट्रीब्यूशन है, वहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और N.M. लोखंडे अच्छी खासी पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, इसका आंसर बताइए पहले तो आप। इसका आंसर है बेसिकली 24 का बी। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है, इसकी आधी स्टेटमेंट रॉन्ग है। द फैक्ट्री एक्ट 1881 वर पास्ड विद द व्यू टू फिक्स द वेजेज ऑफ द इंडस्ट्री वर्कर, जो इन्होंने बोला ना, एंड टू अलाउ द वर्क टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। इस पूरे एक्ट में कहीं भी ट्रेड यूनियन की कहीं बात नहीं हुई। ठीक है, इन्होंने बोला भाई 7 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे, 12 साल के बच्चों के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, ये सारी बात हुई। लेकिन ट्रेड यूनियन की कहीं भी इन्होंने इस फैक्ट्री एक्ट में कहीं भी चर्चा नहीं थी। ठीक है,
सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट है कि एन एम लखवांडे वॉज अ पाइनर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और मैंने आपको 2 वर्क और लिखवाए थे अभी एन एम लखवांडे के कि फॉर द वर्किंग ऑफ द टेक्सटाइल मिल हैंड्स एंड कास्ट एंड कम्युनल इश्यूज पे भी इनका वर्क था। 26th क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बटलर कमेटी, इंपॉर्टेंट कमेटी है बटलर कमेटी 1927। इसको बेसिकली लिख लीजिएगा, इंडिया स्टेट कमेटी भी बोलते हैं, कल को आ जाए इंडियन स्टेट कमेटी, बटलर कमेटी की बात हो रही है। ठीक है, सेम चीज़ है। ऑब्जेक्टिव क्या था ये पूछा है, बेसिक का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। फर्स्ट ऑप्शन है डिफाइन द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविजन गवर्नमेंट, डिफाइन द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, इम्पोज द सेंसरशिप ऐप ऑन नेशनल प्रेस। ये ऑप्शन सीधा ही देखते एलिमिनेट कर देना चाहिए। डी, इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट। बताइए इसका आंसर, 26 का आंसर है इसका डी, इंप्रूव द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बटलर कमेटी 1927। बटलर कमेटी वॉज ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन स्टेट कमेटी। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। 37th क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम कन्फ्यूज़न बनता ही बनता है। ये एक पर्सनैलिटी का नाम दे दिया, इन पर्सनैलिटी का पर्टिकुलर वर्क दे दिया कि ये किस फील्ड में थे, ये किससे एसोसिएट थे। ये सारे मैच द फॉलोइंग के जितने भी आंसर आते हैं कि ये पेयर बना के जो देते हैं 1 1 2 1 2, यहाँ पे क्वेश्चन का यहाँ पे स्टूडेंट का मैक्सिमम कन्फ्यूज़न बनता है और उनके मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये नहीं निकलती है कि भाई वो क्वेश्चन गलत ही करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि ये फैक्ट है, इसमें को समझाने या समझने का कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको रटने की क्षमता आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, ये नाम है, ये नाम इनसे एसोसिएट हैं। ठीक है, नाउ 37th क्वेश्चन है, द राधा खान देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। सेकंड ऑप्शन है GL चेट्टी फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। बताइए कौन सा करेक्ट है इनमें से, सॉल्व करने की कोशिश करिए, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर है बेसिकली बी, 37 का बी। राधाकांत देव वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बेसिकली नोट डाउन करिए, ये फाउंड हुई बेसिकली 1851 में। कहाँ पे हुई? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेसिडेंट तो कौन थे? राधाकांत देव, लेकिन सेक्रेटरी भी याद रखिए, सेक्रेटरी कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज राधाकांत देव से प्रेसिडेंट पूछ ले कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन थे? राधाकांत देव। कल को क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी कौन थे, तो नोट डाउन करिए, देवेंद्र नाथ टैगोर। GL चेट्टी जो इन्होंने बोला फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा, ये बेसिकली मद्रास महाजन सभा जो थी वो फाउंडिंग हुई 1884 में, और इनको जो फाउंडर मेंबर जो थे वो थे वीर रघुचार्य, रामास्वामी मधुलेर और आनंद चरलू। ये तीनों ही इसके फाउंडर थे मद्रास महाजन सभा के। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ कि मद्रास महाजन सभा के जो फाउंडर जो थे वो GL चेट्टी नहीं थे। बेसिकली मद्रास महाजन सभा जो फाउंड हुई वो 1884 में हुई, और इसको जो फाउंड करा वो वीर राघवाचार्य जी ने करा, सेकंड रामास्वामी मधुलेर ने करा, और थर्ड जो इसमें है आनंद चरलू। थर्ड ऑप्शन जो इन्होंने बोला SN बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। राइट, बेसिकली इंडियन एसोसिएशन फाउंड हुई 1876 में। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के साथ साथ आनंद मोहन बोस वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस बोथ द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। एंड मद्रास महाजन सभा में 3 फाउंडर थे जो मैंने अभी बताया आपको, वीर राघवाचार्य, रामास्वामी मधुलेर और आनंद चरलू, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के राधाकांत देव, बट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वो देवेंद्र नाथ टैगोर। फाइन, सारी चीज़ नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन of our UPSC CSC 2017 paper. In the context of Indian history, the principle of diarchy refer to. बताइए, diarchy सबने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करिए, इससे इजी क्वेश्चन कहीं नहीं हो सकता। diarchy सिस्टम
कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, इसका आंसर आप देंगे कमेंट में। प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा कि DRK सिस्टम इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ, बताइए इसका आंसर बताइए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ DRK रेफर टू। ऑप्शन ए, डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव इनटू द टू हाउस। ऑप्शन बी, इंट्रोड्यूस ऑफ द डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, हैविंग अ टू सेट्स ऑफ रूल, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली। अगर किसी ने ढंग से पढ़ा होगा, पढ़ाई करी होगी, तो वो सी को तो वैसे ही एलिमिनेट कर देगा। ऑप्शन डी, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेशन टू द प्रोविजन इनटू द टू कैटेगरी। बताइए, मोस्टली स्टूडेंट को जो कन्फ्यूजन हुआ, जिन्होंने आधा पढ़ा है या पूरा नहीं पढ़ा, उनको हुआ ए से डी के बीच में, सेकंड उनको भी पता था, लेकिन हुआ क्या, इसका आंसर है डी, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरी, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरी। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, with the reference of the Indian freedom struggle consider the following event: mutiny in Royal Indian Navy, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो ये क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी में, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ठीक है, चाहे इन्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, किसी भी सब्जेक्ट से उठ के क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपसे। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ये सब लगवाते रहते हैं। इसका आंसर बताइए कि सबसे पहले कौन हुआ, सबसे बाद में कौन हुआ। इसका आंसर है बेसिकली डी। इंडियन रॉयल म्यूटिनी हुई थी 1946 में, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में। तो सबसे पहले सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी। कुछ मेरे से आपसे क्वेश्चन है कि इंडिया टोटल कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गांधी जी ने किस किस राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था, BR अम्बेडकर जी ने किस किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और जिन्ना ने किस किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ये तीन क्वेश्चन का मुझे कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ऐसी फ्रिक्वेंटली नहीं पूछ लेता, ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जाता हूँ ताकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए या पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, ठीक है। तो राउंड टेबल वाला कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी भाई, गांधी जी ने कितने में पार्ट किया, BR अम्बेडकर जी ने कितने में पार्ट लिया, और जिन्ना ने कितने में पार्ट लिया। ओके, नाउ 2018 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2017 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन 2018 के सारे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री से 2018 में पूछा गया वो 11th क्वेश्चन था। ही रोड द बायोग्राफी ऑफ मैजनी, गरिबल्दी, शिवाजी, श्री कृष्णा एंड स्टे इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड ऑल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली। कौन थे ये जिन्होंने इन सब की बायोग्राफी रखी, ये अमेरिका में भी रहे और ये इलेक्ट हुए सेंट्रल असेंबली के लिए भी। कौन पर्सनैलिटी थी इनमें से, बताइए। सीधा फैक्ट का क्वेश्चन है। इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर मेन एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ट्रिकी में डालूंगा, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, टिपिकल है जी, ठीक है। नहीं आ रहा है तो स्किप करके आगे बढ़िए, नेगेटिव मत लीजिए, ठीक है। ये ईगो हट नहीं होगा कि जी मैं तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा, मेरी तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करूंगा या पॉलिटी के सारे क्वेश्चन करूंगा। पहले ये माइंडसेट अपना चेंज करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी इसको लेके मत जाइए एग्जाम हॉल में कि मैं तो पॉलिटी में तो मतलब मैं सारी करके आऊँगा, कुछ भी हो जाए, या जिस भी सब्जेक्ट का आप सोच के जा रहे हो। देखो कुछ नहीं पता कल को क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कैसा आ जाए, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, एंशिएंट के क्यों ना हो, आर्ट एंड कल्चर के क्यों ना हो, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, वो भी नहीं सॉल्व कर पा रहे उनको, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में लेके मत जाइए कभी भी एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर बताइए। पर्सनैलिटी से देखो क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया ये चीज़ कि कौन पर्सनैलिटी है जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी, वो अमेरिका में भी स्टे करे और उनको इलेक्ट भी हुए सेंट्रल असेंबली के लिए। इसका आंसर है जी लाला लाजपत राय, सी, ठीक है, लाला लाजपत राय। 19th क्वेश्चन 2018 का, वुड डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। रिगार्डिंग द वुड डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट, ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, ओके। सेकंड स्टेटमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज रिकमेंडेड। थर्ड स्टेटमेंट, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ोगे ना तो इजीली आंसर पे पहुंच जाओगे। ऑप्शन को थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो इजीली आंसर को पहुंच जाओगे, अगर किसी को भी नहीं आ रहा होगा तो, जिस स्टूडेंट को नहीं भी आ रहा होगा तो। इसका ऑप्शन थर्ड पढ़िए, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो,
चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं वो इंग्लिश में दिए जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? वो भी कब? 18th सेंचुरी में। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड। ये ऑप्शन ही गलत है। बेसिकली था क्या, इन्होंने ये रिकमेंड कहा था कि भाई हायर स्टडीज़ में इंग्लिश में दिया जाएंगे इंस्ट्रक्शन, और स्कूल लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। सारे लेवल पे इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे, हायर लेवल पे हायर स्टडीज़ में इंग्लिश में और स्कूल स्टडीज़ में वर्नाकुलर लैंग्वेज में। जैसे थर्ड ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे आंसर पे पहुंच जाओगे। इसका आंसर है ए। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है? ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। बेसिकली चार्ल्स वुड प्रिपेयर्ड अ डिस्पैच। चार्ल्स वुड बेसिकली एक पर्सन का नाम है, ठीक है। उन्होंने एक डिस्पैच प्रिपेयर करा, और डिस्पैच क्या था वो सुनिए। ऑन अ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट वाज कंसिडर्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ये जो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। कल को ये पूछ ले क्वेश्चन तो याद रखिएगा, नोट डाउन कर लिए कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसे बोला जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को बोला जाता है। एंड इन दिस डॉक्यूमेंट दिस डॉक्यूमेंट वॉज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये चीज़ नोट डाउन करते चलिए, मैं इसलिए आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसका आंसर बता के सीधा आगे बढ़ लेता। ठीक है, मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को जो भी मैं लिखवा रहा हूँ इनको नोट करिए, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सेकेंड इसमें पॉइंट लिखिए, इन दिस वुड डिस्पैच ग्रांट इन एड टू इनकरेज द प्राइवेट इंटरप्राइजेस। ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ना कि ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, क्यों किया? टू इनकरेज द प्राइवेट इंटरप्राइजेस। सेकेंड स्टेटमेंट जो इन्होंने बोला, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज रिकमेंडेड इन 3 प्रेसिडेंसी, मद्रास, कोलकाता एंड मुंबई। 3 ही इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे, 19th सेंचुरी, मद्रास, कोलकाता एंड मुंबई। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन इंस्ट्रक्शन जो था वो सारे लेवल पे नहीं था, जो मैंने आपको बताया हायर लेवल पे। वर्नाकुलर चलेगा कहाँ पे? स्कूल लेवल पे। ओके, नाउ 51 क्वेश्चन। आफ्टर द संताल अपराइजिंग एंड वन थिंग, जितनी भी ये ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, जितनी भी ये अपराइजिंग हैं, ट्राइबल अपराइजिंग हो, पीजेंट अपराइजल हो, अपराइजिंग हो, ठीक है, इन सबको स्पेक्ट्रम में 1 से 2 पेज में सारे दिए हुए हैं। इनको आज से ही धीरे धीरे इनको याद करना चालू कर दो, अगर नहीं किए तो। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट। आफ्टर द संताल अपराइजिंग सबसाइडेड, व्हाट वाज द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन स्टेटमेंट 1, द टेरिटरीज कॉल्ड संताल परगनास वर क्रिएटेड। स्टेटमेंट सेकेंड, इट बिकेम द इलीगल फॉर द संताल टू ट्रांसफर द लैंड टू अ नॉन संताल। बताइए इसका आंसर। बेसिकली संताल पता है कौन थे? संथाल जो थे वो एग्रीकल्चर पीपल थे, मतलब ठीक है ना, पीजेंट थे एक्चुअल में। ये सेटल हुए राजमहल हिल ऑफ बिहार, ठीक है। और संथाल रिवोल्ट जो हुआ वो हुआ 1856 में, ठीक है ना। और इस संथाल रिवोल्ट के बाद ये संथाल परगनास वो बनाए गए, ठीक है ना। आफ्टर द संथाल रिवोल्ट इन 1856 द संथाल परगनास वॉज क्रिएटेड, कार्विंग आउट द 5500 स्क्वायर मील फ्रॉम द 2 डिस्ट्रिक्ट बालगम एंड बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। भागलपुर एंड बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इनमें से संथाल परगनास बनाए गए। कब? आफ्टर द संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट कब हुआ? 1856 में। कौन थे संथाल? बेसिकली एग्रीकल्चर पीपल। उसके बाद इसमें नोट डाउन करिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड अ लॉ सो दैट द लैंड ऑफ ट्राइबल्स कुड नॉट बी टेकन बाय द आउटसाइडर। यहाँ पे एक काफ़ी बार है ना ये क्वेश्चन बोल देते हैं कि डिक्कूस का मीनिंग क्या होता है? डिक्कूस, ये लोग डिक्कूस जो है वो आउटसाइडर को बोलते थे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा कि लॉ बनाया और इन्होंने बोला कि जो ट्राइबल पीपल जो है, मीन्स जो संताल जो हैं, इनकी जो लैंड जो है वो आउटसाइडर कैप्चर ना करें।
ठीक है, आफ्टर द संथाल रिवोल्ट, उस रिवोल्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ये इफेक्ट आया। ठीक है, तो ये डिक्कूस जो है वो कौन है, आउटसाइडर से, ये पूछ लेते हैं काफ़ी बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर बताइए क्या है। बेसिकली इसका आंसर है सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, द टेरिटरी कॉल्ड संताल प्रगनास वर क्रिएटेड, बिल्कुल आफ्टर द संताल, यही पूछा, आफ्टर द संताल अपराइजिंग, अभी मैंने आपको बताया। और इट बिकेम द इलीगल फॉर द संताल टू ट्रांसफर द लैंड टू द नॉन संताल, इसके ऊपर ब्रिटिश ने लॉ बनाया था, जो भी मैंने आपको अभी डिक्टेट किया है। ठीक है, और नॉन संताल कह लो, आउटसाइडर कह लो, डिक्कूज कह लो, तो कंफ्यूज मत बोलना, कल को यहाँ स्टेटमेंट आ जाती इट बिकेम द इलीगल फॉर द संताल टू ट्रांसफर द लैंड टू द डिक्कूज। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज कि डिक्कूज क्या होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। 52 क्वेश्चन, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज द, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने में बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा होगा। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, बी ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ द इंडियन ओन फैक्ट्री, सी ऑप्शन दिया हुआ है, कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है, रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। बताइए भाई, बेसिकली 19th सेंचुरी में ये जो स्टेटमेंट ए और बी दिया है ना, ये तो देखते ही आपको गलत कर देने चाहिए। इन्होंने ये पूछा है कि इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज, इन्होंने बोला कि भाई 19th सेंचुरी में इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। भैया, कॉलोनियल रूल नेगेटिवली इफेक्ट द इंडियन इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट इन द 19th सेंचुरी। आप कह रहे हो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, बल्कि इम्पोर्ट बढ़ रहे हैं। कहाँ से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से मशीनरी मेड गुड्स लाए जा रहे हैं, उसको चीफ प्राइस में इंडिया में बेचे जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, सारी की सारी जो इंडियन बेस्ड जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो क्या होगी, कोलैप्स कर गई। क्यों, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट गुड जो थे वो कॉस्टली थे और उनकी डिमांड होगी लो, और जो चीप गुड जो थे, जो कि इंग्लैंड से बन के आ रहे थे, मशीनरी मेड गुड जो थे, उनकी जो डिमांड थी वो इंक्रीज हुई। क्यों, क्योंकि उनकी जो प्राइस जो थी वो थी लो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट बी बोथ आर रॉन्ग, बिकॉज एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे थे इंडिया से। और ग्रोथ और नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्री जो थी वो सारी की सारी कोलैप्स करी 19th सेंचुरी में, तो नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज कहाँ से ग्रो करेंगी। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए, रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। बेसिकली 19th सेंचुरी में कोई रैपिड इंक्रीज नहीं हुआ था अर्बन पॉपुलेशन में, ये 20th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, और क्यों हुआ था इसका रीज़न आप बताएंगे मुझे कमेंट में। ठीक है, इसका आंसर है सी, कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। समझे इस चीज़ को। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज द कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। अब उस बेसिकली इसका मेरा मतलब है, ये ऑप्शन का मतलब है यहाँ पे ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप एंड रॉ मटेरियल। 19th सेंचुरी में टी का प्रोडक्शन, कॉफ़ी का, इंडिको, ओपियम, कॉटन, जूट, शुगर केन, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, और ये सारा का सारा इंडिया से सारा एक्सपोर्ट हो रहा था इंग्लैंड। ठीक है, नाउ 68 क्वेश्चन, द स्टेबल कमोडिटी ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी वर। ये क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्सी में रहा। पहली चीज़ तो मतलब कंट्रोवर्सी फालतू की थी, कोई मतलब नहीं था, और मोस्टली स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे 2018 में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़िएगा। द स्टेबल कमोडिटी ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द बंगाल इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी वर। बताइए, इसका आंसर है बेसिकली, आप मुझे पहले आंसर पे छोड़िए, इसका बी पढ़िए, शुगर, सॉल्ट, जिंक, लीड। ऑप्शन सी पढ़िए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पीस एंड स्पाइसेस एंड टी। इंडिया में कितना सिल्वर और कितना गोल्ड होता है भाई, और कितना जिंक और कितना लीड होता है। तो ये कहाँ, जब इंडिया में इसका प्रोडक्शन ही इतना लो है तो एक्सपोर्ट होने की तो मतलब ही नहीं है, तो इसे तो हो गए रॉन्ग। अब आपके पास बनता है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, रॉ कॉटन, ऑयल सीड एंड ओपियम, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम। बताइए, इसका आंसर है बेसिकली डी, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम। फाइन, क्योंकि ऑयल सीड का प्रोडक्शन उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक्सपोर्ट की बात हुई है तो जहाँ से एक्सपोर्ट जो रॉ कॉटन से आया, कॉटन एक्सपोर्ट था,
ठीक है। नाउ 69th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है, प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा अगर जिस भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है चंपारण सत्याग्रह। बताइए इसका आंसर। इसका ऑप्शन ए है एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स स्टूडेंट एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। ऑप्शन बी है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट। ऑप्शन सी है ज्वाइनिंग ऑफ द पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। ऑप्शन डी है ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप। चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्व करने की प्लीज कोशिश करिए और ये क्वेश्चन प्लीज गलत ना करिएगा, नोट डाउन करिएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है इसका जो मेन इशू क्या था, इशू वॉज इंडिगो कल्टीवेशन अंडर द 3 कताई सिस्टम। और ये 3 कताई सिस्टम क्या है, ये स्पेक्ट्रम में अच्छे खासे से एक्सप्लेन हैं, ठीक है। मेन जो इशू जो था चंपारण देखो मैं अगर ये इन चीज़ों को एक एक चीज़ों को यहाँ एक्सप्लेन करने बैठ गया ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। फिर वो होती है कि रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024, ये पीवाईक्यू बेस्ड सीरीज़ है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने बैठ गया तो बहुत टाइम कंटेनिंग हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट अभी कह रहे हैं कि 1 घंटे की वीडियो ज़्यादा लग रही है। मैं तो इसको कम से कम जितना हो सकता है उतना मैं अपने आप को रोक के चल रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एक्सप्लेन करता ही जाऊँगा। चंपारण सत्याग्रह पूरा लिखवा दूंगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना, पूरा समझा दूंगा चंपारण सत्याग्रह। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए, जो अब आपका जिससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह बेसिकली का जो मेन इशू जो था टू इंडिगो कल्टीवेशन अंडर द 3 कताई सिस्टम। सेकंड इसमें पॉइंट लिखिए, इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह टेकन अप बाय द गांधी जी इन इंडिया, चंपारण सत्याग्रह। एंड क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। बताइए, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर स्टूडेंट एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट, नो देयर इज अ नो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लॉयर स्टूडेंट एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द दलित ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट, नो देयर इज अ नॉट एक्टिव involvement of Dalit and tribal communities of India in the national movement. Joining of peasant unrest to Indian national movement, yes। चंपारण सत्याग्रह का जो मेन जो इशू था वो यही तो था कि इंडिगो कल्टीवेशन जो है वो 3 कताई सिस्टम के अंडर में हो रही है, उसके अगेंस्ट में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, ठीक है। एंड इसको पीजेंट ने अच्छा खासा ज्वाइन किया था। नाउ डी ऑप्शन जो है ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप, देखते ही इस ऑप्शन को तो एलिमिनेट करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि भाई कमर्शियल क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप में जो कल्टीवेशन है वो कम हो रहा है, सर बढ़ रहा है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी, 69 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर ऑफ द HMS हिंद मजदूर सभा एस्टेब्लिश इन 1948। बताइए भाई, बेसिकली 1948 में HMS इस्टेब्लिश हुआ, बंगाल में हुआ, ठीक है। अब इसमें पूछा है फाउंडर कौन थे, बताइए। देखो ये पूरा याद करने वाली चीज़ है, यहाँ कोई समझाने की वो नहीं है यहाँ पे कि हिंद मजदूर सभा के जो भी फाउंडर थे ये आपको सारे के सारे रटने पड़ेंगे और स्पेक्ट्रम में क्लियर दिए हुए हैं। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है डी, अशोक मेहता, TS रामानुजन, GG मेहता, ठीक है। एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, एक पॉइंट लिखिए, नोट डाउन करिए अपने नोटबुक में। RS रुईकर वॉज इलेक्टेड अ प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू मजदूर सभा एंड अशोक मेहता एज इट जनरल सेक्रेटरी ऑफ हिंद मजदूर सभा, ठीक है। प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया, RS रुईकर, और जनरल सेक्रेटरी कौन थे, अशोक मेहता, ठीक है जी। फाउंडर कौन थे, अशोक मेहता, TS रामानुजन और GG मेहता। आज स्पेक्ट्रम, जिस भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हुआ है, आज स्पेक्ट्रम जाके ओपन करिएगा। ये 3 ही फाउंडर नहीं थे इसके अदर फाउंडर भी थे, और आज ही उन अदर फाउंडर को याद करिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 75th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेज इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड वेलेस्ले। सब्सिडरी अलायंसेज इंपॉर्टेंट है भाई, किसने इंट्रोड्यूस कराया, लॉर्ड वेलेस्ले, ये तो क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेज, बताइए।
ऑप्शन ए है टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंसेस, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम द नेपोलियन डेंजर। सी इन्होंने बोला है टू सिक्योर द फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। डी इन्होंने बोला टू स्टैब्लिश द ब्रिटिश पैरामेंटेसी ओवर द इंडियन स्टेट। नॉट पूछा है। देखिए सब्सिडरी अलायंसेज जो थे लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस करवाए, इसका जो मेन जो रीज़न था ना क्यों हुआ वो ये था, टू स्टैब्लिश द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर द इंडियन स्टेट। ठीक है, इसका जो बी जो है टू कीप द इंडियन सेफ फ्रॉम द नेपोलियन डेंजर। भाई जो लॉर्ड वेलेस्ले जो ब्रिटिशर जो थे वो ये चाह रहे थे कि भाई फ्रेंच का डोमिनेंस जो है वो नहीं बढ़, यहाँ पे फ्रेंच डोमिनेंस ज़्यादा ना हो इंडिया में, ताकि फ्रेंच डोमिनेंस ज़्यादा ना हो और ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जो है वो कंटिन्यू रहे। इसलिए इन्होंने क्या करा, सब्सिडरी अलायंसेस इस्टेब्लिश किया ताकि ब्रिटिश पैरामाउंटेसी बनी रहे और फ्रेंच डोमिनेंस यहाँ पे ना बढ़े, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम द नेपोलियन डेंजर। ए जो है टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंसेस। जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी जो सब्सिडरी अलायंसेस के अंदर आई, उन्होंने जिन्होंने भी सब्सिडरी अलायंसेस एक्सेप्ट किया, वहाँ पे जो भी आर्मी थी उनको किसके उन आर्मी को बेसिकली कौन पैसा दे रहा था, वो बेसिकली प्रिंसली स्टेट के जो रूलर थे वो दे रहे थे। उनको मेंटेन कौन कर रहा था, प्रिंसली स्टेट के रूलर। ठीक है, तो जो भी आर्मी पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट के अंदर जो भी आर्मी वहाँ पे है उसको जो मेंटेन जो करेगा किसके एक्सपेंसेस से होगी, रूलर के एक्सपेंसेस से होगी। टू मेंटेन द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंसेस का मतलब है यहाँ पे रूलर एक्सपेंसेस। ठीक है, सी ऑप्शन जो है टू सिक्योर द फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। नो, इसमें कोई सब्सिडरी अलायंसेस होने से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे या EIC का ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे फिक्स्ड इनकम नहीं जनरेट हो रही थी। पहले यही था कि भाई ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जो है वो मेंटेन रहे, इसलिए इन्होंने कहा भाई फ्रेंच डोमिनेंस भी बढ़ रहा था, तो ताकि फ्रेंच डोमिनेंस ना बढ़े इंडिया में और ब्रिटिश पैरामाउंटेसी मेंटेन रहे, इसलिए ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन ए भी सही है, क्योंकि जो भी पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट पर्टिकुलर प्रोविंसेस में जो भी आपने आर्मी लगाई है वो किसके एक्सपेंसेस से मेंटेन हो रही है, वो रूलर के ही एक्सपेंसेस से वहाँ पे मेंटेन हो रही है। ठीक है, इसलिए टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स सिक्योर इनकम नहीं हो रही ब्रिटिशर्स की, इसलिए ऑप्शन सी इज रॉन्ग। आंसर नॉट ही पूछा है तो आंसर क्या होगा इसका, सी। नाउ 76 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। बताइए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। आंसर बताइए इसका। चार्टर एक्ट 1813, जितने भी एक्ट हैं, चाहे चार्टर एक्ट 1813 हो, 1833 हो, 1853 हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 हो, 1919 हो, 1935 हो, ये जितने मैंने बोले ये सारे पिट्स इंडियन एक्ट हो, रेगुलेशन एक्ट हो, सारे इंपॉर्टेंट हैं जितने मैंने यहाँ पे बोले ये। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। चार्टर एक्ट 1813, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटल एंड एंग्लिस्टिक कंट्रोवर्सी। देखोगे थर्ड देखते थे तो सब यही बोलते हैं भाई थर्ड तो राइट ही है, क्योंकि सबको पता है, सबने पढ़ा होगा कि ओरिएंटल एंड एंग्लिस्टिक कंट्रोवर्सी बेसिकली रिलेटेड टू द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो स्टेटमेंट थर्ड इज राइट। ठीक है, तो दो तो एलिमिनेट कर दोगे। अब कन्फ्यूजन है जी फर्स्ट भी है, क्योंकि थर्ड तो यहाँ है, फर्स्ट भी है, सेकंड है कि नहीं है। चार्टर एक्ट 1833 में ये बोला गया कि बेसिकली दिस एक्ट प्रोवाइड द ग्रांट ऑफ 1 लाख पर एनम फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। 1813 का जब चार्टर एक्ट आया उसमें एक प्रोविंस था कि भाई 1 लाख रुपए आपको हर एनम देना है फॉर द एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है भाई, उसके बाद जो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है, द जनरल कमिटी ऑन अ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, द जनरल कमिटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन, दिस कमिटी बेसिकली हेडेड बाय द लॉर्ड मैकॉले। याद रखिएगा सर, लॉर्ड मैकॉले बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये कमिटी 1823 में बनी, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हेडेड बाय द लॉर्ड मैकॉले। इन दिस कमिटी हैड अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रांट द 1 लाख ऑफ रुपीज़ फॉर एजुकेशन। यहाँ भी भाई 1 लाख रुपए देने हैं एक साल में, यहाँ भी 1 लाख रुपए देने हैं, लेकिन कमेटी के हेड कौन थे, लॉर्ड मैकॉले। तो थर्ड स्टेटमेंट तो है ही राइट, एंग्लोस्टिक एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, तो ऑल स्टेटमेंट आर राइट, आंसर इज डी, 76 का डी। 79th क्वेश्चन देखिए,
इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम द स्वराज सभा। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम द स्वराज सभा। सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। बताइए, देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट है, होम रूल लीग 1916 में किसने स्टार्ट करी? मैंने आपको बताया था तिलक जी ने स्टार्ट करा था, बाद में एनी बसंत जी ने स्टार्ट किया था। जो होम रूल लीग जो तिलक जी के अंदर में थी वो थी बेसिकली महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। रिमेनिंग एरिया जो था वो किसके अंडर में था? एनी बसंत जी के अंडर में था। ठीक है, बेसिकली होम रूल लीग एंडेड इन 1920 व्हेन गांधी जी इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट एंड देन इट मर्ज विद द आईएनसी। होम रूल लीग की बात कर रहा हूं मैं। एंड इन 1920 चेंज इट्स नेम, क्या? स्वराज सभा। आंसर क्या है? ए। होम रूल लीग मूवमेंट कब चला? 1916 में। किसने स्टार्ट किया? तिलक जी ने किया। कहाँ से किया? महाराष्ट्र एंड कर्नाटका से। बाद में एनी बसंत जी ने करा। जितना भी रिमेनिंग एरिया था अदर देन द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका कौन चला रहा था? होम रूल लीग, एनी बसंत जी चला रहे थे। ठीक है, होम रूल लीग जो था उसके जो गांधी जी जब प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए उसके बाद जो है इसको मर्ज किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और उसके बाद इसका नाम चेंज किया 1920 में। क्या किया गया? स्वराज सभा। किसका? होम रूल लीग का। इसलिए मैं कह रहा हूँ जहाँ भी मैं जिस भी क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन पूछा गया होगा उसका मैं कंप्लीट डिक्टेशन दूंगा, कंप्लीट आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ इस सीरीज़ को रेगुलरली कंटिन्यू बेसिस पे फॉलो करिए, बहुत अच्छा बेनिफिट देखने वाला है। ये तो होम रूल लीग की कहानी समझ में आई। आंसर तो है इसका ए। ठीक है, लेकिन अब हिंदू महासभा की भी थोड़ा सा देख लेते हैं, नोट डाउन करिएगा। हिंदू महासभा बेसिकली फाउंडेड इन 1950। क्यों फाउंड हुआ? टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, प्रीवियसली इसको कहते थे सर्वदेशक हिंदू सभा। इसका 1921 में इसका भी नाम चेंज हुआ अखिल भारतीय हिंदू सभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, सॉरी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ठीक है, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की बात कर लेते हैं। इसकी क्या कहानी है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन बेसिकली पॉपुलरली इसको कहते हैं अपन जस्टिस पार्टी, सुना होगा ना, वो यही है साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ 1916 में। हिंदू महासभा हुआ बेसिकली 1915 में, और ये हुआ बेसिकली 1916 में। ठीक है, 1916 में जब साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन हुआ, या फिर इसको जस्टिस पार्टी भी कहते हैं, ये हुआ मद्रास में इस्टेब्लिश। ठीक है, किसने किया? प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये स्किप मिस कर ही दोगे कहीं ना कहीं। डॉक्टर सी नेतासा मदुलेर, डॉक्टर सी नताशा मदुलेर, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन या जस्टिस पार्टी। डी का भी बता देता हूँ, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके बारे में भी नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये फाउंड हुआ बेसिकली 1905 में। किसने करा? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। कहाँ पे किया जी? पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने सारे बता दिए। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दी हुई है सबसे रिलेटेड, कब इस्टेब्लिश हुई, कौन फाउंडर थे, कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, सारी की सारी मैंने यहाँ पे लिखवा दी है। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था आपसे कि आज मैं काफ़ी चीज़ें डिक्टेट कराऊंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं नोट डाउन करवाऊंगा, तो पेन पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है, नाउ 80th क्वेश्चन ऑफ 2018 पेपर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इवेंट हैपन अर्लीस्ट। बताइए, स्वामी दयानंद इस्टेब्लिश द आर्य समाज, ओके जी। दीन बंधु मित्र रोट अ नील दर्पण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड द आनंद मठ, सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। देखो ये सारे तो मतलब जो भी इन्होंने अब जो भी पर्सनैलिटी है, जो भी इनका काम बताया है, वो सब ने सेम है, राइट है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे पहले क्या हुआ था इनमें से, बताइए। भाई स्वामी दयानंद इस्टेब्लिश द आर्य समाज, राइट है। कब हुआ ये? 1875 में। कहाँ पे हुआ? मुंबई। ठीक है, दीन बंधु मित्र रोट अ नील दर्पण, ये कब रोट हुई भाई?
1858 में, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ, ये दीनबंधु मित्र बेसिकली बंगाली प्ले राइटर थे ये, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोटा आनंद मठ, कब हुआ ये? 1882 में। सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन सक्सेस द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बिल्कुल राइट बात है। कब बने थे ये? 1864 में। तो आपके सामने सारे ईयर लिख दिए, आंसर क्या है इसका? बी, दीनबंधु मित्र रोटा नील दर्पण इन 1858। और एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, उसको प्लीज़ 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 नोट डाउन कर लीजिएगा। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय में रोट द आनंद मठ, ये जो सी ऑप्शन जो है, इसी में जो अपना नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम वॉज पब्लिश इन दिस बुक, विच बुक? आनंद मठ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, with the reference to education institution during the colonial rule in India, consider the following pair. संस्कृत कॉलेज एट बनारस, फाउंडर कौन थे? विलियम जोन्स, ठीक है भाई। कोलकाता मद्रास, वारन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज, अर्थर वेलेस्ले। बताइए सर, मैंने क्या बोला था? पर्सनैलिटी का काम। पर्सनैलिटी ये चीज़ किसने फाउंड करी? मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में पूछे जाते हैं, वो भी मॉडर्न के पार्ट से, मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट से। बताइए, जिसको डायरेक्टली ये चीज़ याद होगी वो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, अदरवाइज तो डिफिकल्टी फेस होगी, क्योंकि इसमें कोई समझने का कोई कंसेप्ट कुछ नहीं है। बताइए, इसका आंसर है बेसिकली बी, ओनली वन इज राइट। कोलकाता मद्रास फाउंडर वॉज वारन हेस्टिंग। संस्कृत कॉलेज एट बनारस के जो फाउंडर जो थे वो थे बेसिकली जोनाथन ड्यूकन। नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं पता हो तो, इसलिए मैं कह रहा हूँ पेन पेपर लेके बैठिए, आप ही के लिए ही बेनिफिशियल है ये चीज़, क्योंकि प्रीलिम से पहले मोस्टली सब्जेक्ट के, मतलब मोस्टली के सारे ही सब्जेक्ट के आपके पास कुछ कुछ नोट्स तैयार होंगे पीवाईक्यू बेस्ड आपके पास नोट्स तैयार होंगे अपने प्रीलिम से पहले, ठीक है। नाउ इंस्टीट्यूशन संस्कृत कॉलेज एट बनारस, विलियम जोन्स, गलत स्टेटमेंट है। बेसिकली संस्कृत कॉलेज एट बनारस के जो फाउंडर जो थे वो जोनाथन ड्यूकन थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें, अर्थर वेस्ले, नो, लॉर्ड वेलेस्ले फाउंडर थे फोर्ट विलियम कॉलेज के। कोलकाता मद्रास के रेस, वारन हेस्टिंग वाज अ फाउंडर। क्लियर है? नाउ 2019 के क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। 2019 में सेकंड क्वेश्चन ही मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया, विद द रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सॉल्व करने की कोशिश करिए। द सीलिंग लॉ वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट अ इंडिविजुअल होल्डिंग। ऑप्शन बी, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज टू प्रोवाइडिंग द एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल लैंडलेस। इट रिजल्ट इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ predominant from the form of cultivation. Land reform permit a no exemption to a ceiling limit. बताइए, अगर लैंड रिफॉर्म ध्यान से पढ़ा होगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इजीली क्वेश्चन को कर लोगे। विद द रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए आंसर। बेसिकली जब लैंड रिफॉर्म की बात आती है तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो बोला है कि द सीलिंग लॉ वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट अ इंडिविजुअल होल्डिंग, बोथ के लिए था सर। सीलिंग ऑफ लॉ बेसिकली फॉर फैमिली होल्डिंग एंड ऑल्सो फॉर इंडिविजुअल होल्डिंग, ठीक है। सी जब ऑप्शन की बात आती है कि इट रिजल्टेड इन द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन, ये चीज़ है ना, ये लैंड रिफॉर्म से नहीं हुआ था, ये कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप से हुआ था, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, ये लैंड रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है इसका कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से लेना देना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, लैंड रिफॉर्म परमिट नो एग्जेम्पशन टू द सीलिंग लिमिट, देयर इज द एग्जेम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट। आंसर इज बी, द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग द एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल लैंडलेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्टर एक्ट 1813 अब भी जस्ट बताया, 1833 दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, 1853 भी इंपॉर्टेंट है, 1858 का एक्ट, 1863 का एक्ट, ठीक है।
1881 का एक्ट, 1893 का एक्ट, फिर 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट और 1947 का, ये सारे, और इससे पहले के भी मैंने अभी बता चुका हूँ। ठीक है, सेम चीज़ मैं बार बार आपको फोकस इसलिए दे रहा हूँ, जिस चीज़ पे मैं मोस्टली स्ट्रेस दे रहा हूँ प्लीज़ उनको देखिए, उनको याद करिए, क्योंकि मेरा जो वहाँ पे स्ट्रेस देने का जो मोटिव ये है कि आप उनको जाके पढ़ें, ढंग से समझें, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन बन रहे हैं मैक्सिमम। नाउ क्वेश्चन 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट 1813। स्टेटमेंट फर्स्ट, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट for trade in tea and trade with China. Okay. Second option, it asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territory held by the company. Third statement, the revenue of India were now controlled by the British Parliament. बताइए 1 2 2 3 1 3 1 2 3, बताइए क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है बेसिकली ए। चार्टर एक्ट में ये बोला गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली ख़त्म होती है एक्सेप्ट टी को हटा के। ठीक है, ओपीएम भी था बेसिकली उसमें। ठीक है, लेकिन इन जनरली वहाँ पे टी लिखा हुआ है खाली स्पेक्ट्रम में, आज भी खोल के देख लीजिएगा। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। टोटल मोनोपोली जो एंड करी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की वो 1833 के एक्ट के थ्रू करी गई, लेकिन यहाँ भी मोनोपोली इनकी एंड कर दी गई थी एक्सेप्ट द टी। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। यस। सेकेंड थिंग, हाँ 1813 के ही चार्टर एक्ट के अंदर ये प्रोविजन था, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। थर्ड स्टेटमेंट, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट है गलत। ये वाला जो प्रोविज़न जो है वो चार्टर एक्ट 1813 के अंडर नहीं है, ये बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में दिया गया था कि भाई द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, पिट्स एक्ट 1784। ओके, इसलिए कहता हूँ चीज़ों को ध्यान से समझ के तब पढ़िए। लाइन पढ़ने से रटने से कुछ नहीं होगा, बुक कंप्लीट करने से पेपर नहीं निकलेगा, समझने से चीज़ें निकलेंगी। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट भी याद रहेगा कि भाई ये जो रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट कंट्रीब्यूट टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिजन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। ओके, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश एज अ पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। बताइए इसका आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, प्लीज़ इसको गलत मत करिएगा। With the reference Swadeshi movement, we consider the following statement. It contributes the revival of the indigenous artisan craft and industry. Yes, statement is right. The National Council of Education was established as a part of the Swadeshi movement. Yes, both. Answer C. Sixth question. Consider the following pair. फिर पेयर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इस बार भी आएंगे, देख लेना। मॉडर्न हिस्ट्री से कम से भी कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेयर बेस्ड, और वो पर्सनैलिटी से होंगे, ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, चार्टर एक्ट से होंगे, मूवमेंट से होंगे। ठीक है, किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन पेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग लीडर कौन थे? गांधी जी। ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर। बताइए इसका आंसर। बेसिकली ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है वो 1932 में ऑर्गेनाइज हुई। ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो 1936 में स्टैब्लिश हुआ। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो 1925 में। इसका आंसर बता दूं, सारे ही राइट हैं। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग लीडर महात्मा गांधी जी थे। ऑल इंडिया किसान सभा के लीडर स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी थे। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के भी लीडर ईवी रामास्वामी नायकर भी थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, ईवी रामास्वामी नायकर ऑल्सो कॉल्ड अ फादर ऑफ द द्रविडियन मूवमेंट। भाई द्रविडियन मूवमेंट के फादर किसे कहते हैं? ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर। ठीक है, इंडेंजर्ड लेबर बेसिकली होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर। ठीक है, सेकेंड, इन लॉर्ड चैम्फॉर्म वार कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट
द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वार, फाइन। कॉन्सिक्वेंट, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर इलीगल बाय द कॉलोनियल रूल्स। बताइए इसका आंसर। बेसिकली इसका आंसर है विद द रेफरेंस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आंसर है इसका बी, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंजर लेबर, यस, वो तो सपोर्ट में ही थे। कॉन्सिक्वेंटली अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ बाय द इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर इलीगल बाय द कॉलोनियल रूल, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सेकंड जो है रॉन्ग है। इन्होंने बोला महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट, नो, महात्मा गांधी सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस फॉर द वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक है। इसलिए आंसर क्या है इसका, बी, फर्स्ट एंड थर्ड। फिर देखिए, फिर मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन विद द, कितने क्वेश्चन मैंने आपको हर ईयर में कम से भी कम नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन मैंने बताया कि पेयर बेस आएगा ही आएगा। इनकी प्रैक्टिस करिए, इनको याद करिए। और पेयर बेस भी कहाँ पे आ रहा है, पर्सनैलिटी से, पर्सन से, ऑर्गेनाइजेशन से, एक्ट से, मूवमेंट से, इन सब से, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि PYQs की इंपॉर्टेंस, और सब्जेक्ट वाइज जब कर रहे हो तब तो और भी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। सर तेज बहादुर सप्रू पर्सन, पोजीशन क्या हेल्ड थी, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, ओके। KC नयोग्य मेंबर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ओके। PC जोशी जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। यहाँ भी देख लिया करो, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरेशन फेडरेशन, KC नयोग्य मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, PC जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आंसर इज डी, ऑल आर राइट, ऑल आर राइट, ओके। नाउ ये आपने 2016 से लेके 2019 तक के सारे 4 ईयर के PYQ कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो 4 ईयर के PYQ जो अपने बचे हैं, मतलब 2020 से लेके 2023 तक के, वो PYQ पार्ट 2 में रिलीज़ होंगे। वो डे आफ्टर टुमारो रिलीज़ हो जाएगा पार्ट 2 भी, ठीक है। आज जिस भी क्वेश्चन में आप अटके हो, प्लीज़ उस टॉपिक को आज ही जाके देखिए, तभी ही आपको ये पता चलता रहेगा कि मुझे किस टॉपिक को मैक्सिमम रिवाइज करना है, और वो रिवीजन भी साथ के साथ चलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आंसर दीजिए, मेरे को उससे नहीं मिलता बेनिफिट, उससे आपको ही बेनिफिट मिला। आज मैंने कितने क्वेश्चन पूछे, पॉलिटी में कितने क्वेश्चन पूछे थे, एक भी आंसर नहीं आया मेरे पास, ठीक है। आज फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं कि आज कितने स्टूडेंट आंसर देते, ठीक है। क्योंकि PYQ तो आप खुद भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन यहाँ जब PYQ सॉल्व मैं करा रहा हूँ, और यहाँ पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो और मेरे साथ जब PYQ सॉल्व कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट तो मिले ना आपको प्रॉपर। और वो बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका भी उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा। पैसिव इन्वॉल्वमेंट है, वीडियो देख रहे हो, चल रही है, ठीक है जी, उससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए कहता हूँ मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो स्मार्ट वर्क के साथ अगर हार्ड वर्क चलेगा तो सिलेक्शन होगा। खाली हार्ड वर्क से सिलेक्शन नहीं होगा, फिर कह रहा हूँ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क से काम चलेगा, ठीक है। नाउ देखो, ईयर बेस PYQ हर स्टूडेंट करेगा। 2021 का पेपर उठा लिया, 2020 का, 19 का, 22 का, 23 का कर लिया, सॉल्व कर लिया, रख दिया। लेकिन वो ऐसे सब्जेक्ट वाइज कभी भी PYQ सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है और उससे स्टूडेंट पीछे भागते हैं। और वो चीज़ मैं करके दे रहा हूँ आपको तो बस जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाइए। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर दीजिए। जो टॉपिक जहाँ भी क्वेश्चन में आज अटके हो, उस टॉपिक को आज के आज देखो, पढ़ो, जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाए उसको नोट डाउन करो। और मैंने आपको 3 चीज़ हरदम बोला है, 3 पिलर किसी भी पेपर को निकालने के लिए, उसके ऊपर काम करी। मैं एक पे तो मैं कर रहा हूँ और एक पे तो आप ही करोगे, उसके अलावा उस पर तो कोई कर ही नहीं सकता। वो पिलर है रिवीजन का। रिवीजन आपका मैं नहीं कर सकता, और ना कोई आपका, कोई भी आपका सीनियर, टीचर, गाइडर, मेंटर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। PYQ सेकंड पिलर, उस पर मैं काम कर ही रहा हूँ। और सिलेबस की तो मैंने कहा था कि भाई इस लेवल पर आके मैं सिलेबस की तो बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि सबको ही पता होता है। अभी 2-2.5 महीने पहले मैं ये तो बताने नहीं बैठूंगा कि भाई प्रीलिम्स का ये सिलेबस है, ठीक है। PYQ की बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है, रिलीजियसली फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको 26 मई 2024 में अच्छे तरीके से रियलाइज़ होगी। एक और वीडियो लाएंगे जिसमें रिमेनिंग 4 साल के अपन PYQ कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से 2-2 वीडियो में आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, पिछले 8 साल के सारे PYQ आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ओके।
कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे से पूछना हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका वहीं पर आंसर दे दूंगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, प्लीज़ शेयर अ वीडियो, सब्सक्राइब अ चैनल, लाइक अ वीडियो, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। और स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो, आपका भी हो, सबका हो, ठीक है। उसके बाद फिर मेंस की तैयारी करते, ओके। एंड प्लीज़ इसको रिलीजियसली रेगुलर बेसिस पे देखिए और जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, उनको ध्यान में रखिए चीज़ों को। आज जो स्टूडेंट जिन क्वेश्चन में हैं रुके हैं, आज जाके उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। और फिर मैं लास्ट में कह रहा हूँ, एंड में वीडियो में, स्पेक्ट्रम मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता कि पेपर स्पेक्ट्रम से ही आएगा या स्पेक्ट्रम से बाहर से आएगा। गारंटी कोई ये भी नहीं कह सकता कि स्पेक्ट्रम के अलावा या कोई और बुक पढ़ रहे हो कि वहाँ से पेपर आ जाएगा। गारंटी कुछ नहीं है, मैं हर बार कहता हूँ सिलेबस पूरा करिए बस। और प्रीलिम्स का सिलेबस पूरा करने के लिए स्पेक्ट्रम एंड एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है। क्यों बोला, उसका रीज़न क्या था, मैंने इसलिए बोला कि स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ओके। एंड प्लीज़ शेयर अ वीडियो, लाइक अ वीडियो, सब्सक्राइब अ चैनल, ओके। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।